Bismillahirrahmanirrahim. Today we are meeting for our first session. Today we are going to discuss the two topics. The first topic that we are going to discuss that is about pursuing our social words. यानी आज जो पहला लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम ये सीखेंगे कि हम जो है अपने आसपास की जो दुनिया है, आसपास जो लोग पाए जाते हैं, उनको हम किस तरह से देखते हैं, उनको हम किस तरह से समझते हैं, उनके बारे में हम अपने अंदर में क्या रिकॉर्ड करते हैं, उनके बारे में हम अपने अंदर में क्या इमेज बनाते हैं ऑल ओवर। यानी उन लोगों को हम कैसे देखते हैं, आया वो हमें अच्छे दिखते हैं, आया वो हमें बुरे दिखते हैं, जो कुछ भी वो हमें दिखते हैं वो हम इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं परसेप्शन के अंदर। इस पहले सेशन में जो है हम टोटल 7 जो है वो डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स। उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ वी आवर सोशल वर्ल्ड, यानी कि हम जो है अपनी आसपास की जो दुनिया है, आसपास के जो लोग हैं, उनको किस तरह से परस्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, our preconceptions guide how we pursue and interpret information। यानी जो इंफॉर्मेशन है दूसरे लोगों के बारे में उसको हम कैसे देखते हैं, उसमें हमारे जो प्रीकंसेप्शन होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। प्रीकंसेप्शन क्या है? प्रीकंसेप्शन ये है कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बंदे के बारे में, किसी भी ग्रोह के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपके पास पहले से क्या इंफॉर्मेशन है, पहले से क्या इंफॉर्मेशन है। यानी फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में आने से पहले आपके पास उस यूनिवर्सिटी का क्या इमेज है, उसके बाद उसके मुतालिक आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या मालूमात है, क्या ख्याल है उसके मुतालिक। तो जो कुछ भी पहले से मौजूद है आपके पास उस यूनिवर्सिटी के बारे में या ग्रोह के बारे में, किसी फर्द के बारे में, उस पहले से मौजूद मालूमात को हम कहते हैं प्रीकंसेप्शन। तो कहते हैं आपके पास जो प्रीकंसेप्शन होते हैं वो इस चीज को जो है वो इस चीज का तयन करते हैं कि आप जो है दूसरे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसको किस तरह से देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। नंबर 2, we construe the world through belief tinted glasses। यानी हम जो है अपने जो है वो अपने जो बिलीफ है दुनिया के बारे में वो हम कैसे बनाते हैं। तो बिलीफ टिंटेड ग्लासेस यानी एक किस्म की ग्लासेस है, जिस तरह से आप कोई चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनकर दुनिया को देखते हैं। तो चश्मा पहनकर दुनिया को देखते हैं तो दुनिया कैसे आपको दिखाई देगी? दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी जैसे कि आपके ग्लासेस हैं। अगर आपने ग्रीन ग्लासेस पहने हुए हैं तो आपको दुनिया वैसे दिखाई देगी, अगर आपने ब्लैक ग्लासेस पहने हुए हैं तो आपको दुनिया वैसे दिखाई देगी। तो जैसे आपने ग्लासेस पहने हुए हैं वैसे ही आपको दुनिया दिखाई देगी। इसीलिए कहते हैं कि जैसे लोग हैं आप उनको वैसे नहीं देखते, बल्कि आप जैसे होते हैं लोग आपको वैसे ही दिखाई देते हैं। नंबर 3 पॉइंट है श्योर preconceptions matter, people will agree yet they fail to realize how great the effect is। यानी कि लोगों को पता भी है कि प्रीकंसेप्शंस हैं, यानी कि हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में चीजों के बारे में जो पहले से बने बनाए ख्यालात हैं वो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज को तयन नहीं कर पाते कि वो जो पहले से बने बनाए ख्यालात हैं या जो प्रीकंसेप्शंस हैं वो हमारी लाइफ में कितना यानी कि अमल रखते हैं, हमारी लाइफ कितनी मुतासिर होती है उनसे, इस चीज का उन लोगों को यानी कि कोई तयन नहीं कर पाते, अंदाजा नहीं लगा पाते। तो नंबर 4 पॉइंट है we respond not to reality as it is but to reality as we construe
व्यू इट, यानी जो रियलिटी है, हकाइक हैं, चीजें हैं, हम उनको वैसे नहीं देखते जैसे कि वो होती हैं, बल्कि उनको हम वैसे समझते हैं जैसा कि हम अपने माइंड में उनका इमेज बना लेते हैं। तो बेटा आप पहले कॉन्सेप्ट में हमने ये समझा कि आपके जो प्री कंसेप्शंस हैं, यानी किसी भी चीज के बारे में पहले से आपके माइंड में जो मालूमात होती, इंफॉर्मेशन होती है, उसका अमल दखल होता है कि आप किस तरह से चीजों को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं सादा सा मिसाल देता हूँ जो ये चारों पॉइंट्स को कवर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदा देखा, एक लड़का देखा जिसके बहुत बड़े बाल हैं, जिसने कानों में बालियां पहन के रखी हुई हैं। अब आपने पहले से इस तरह के बंदों के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये जो है वो शरीफ किस्म के लोग नहीं होते, जो बड़े बाल रखवाते हैं, जो बालियां पहनते हैं। तो आपके पास पहले से मालूमात है ऐसे बंदों की। अब अगर ऐसा बंदा आपके सामने आता है तो अब आप उसके साथ वैसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे कि वो है, बल्कि जो आपके माइंड में पहले से इंफॉर्मेशन डली हुई है उस बंदे के बारे में, उसको मद्देनजर रखकर आप उस बंदे को देखेंगे। तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट में हमने ये चीज सीखी कि आपके जो प्रीकंसेप्शंस होते हैं किसी भी चीज के बारे में, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। जी बेटा अब आते हैं हम हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पर, वो है परस्यूइंग एंड इंटरप्रीटिंग इवेंट्स, यानी हम किस तरह से लोगों को और इंफॉर्मेशन को देखते हैं। उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर, तो हम उन एक्सपेरिमेंट्स का थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं इस दूसरे कॉन्सेप्ट में। मायरॉन रोथबार्ड एंड पामिला ब्रेल, ये दो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, हेड यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन, असेस द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ मैन। यानी इन दो रिसर्चर्स ने क्या किया कि एक तस्वीर दिखाई गई। किनको दिखाई गई? जो स्टूडेंट्स थे उनको एक तस्वीर दिखाई गई और उन बच्चों को कहा गया, स्टूडेंट्स को कहा गया कि आप जो इस तस्वीर को इंटरप्रिएट करें, यानी इस तस्वीर को देखकर उसके बारे में कुछ जजमेंट लगाएं कि ये बंदा कैसा है, क्या है। तो इस तस्वीर को दिखाने से पहले दो अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए को तस्वीर के बारे में एक अलग मालूमात दी गई और ग्रुप बी को उस तस्वीर के बारे में अलग मालूमात दी गई। जो एक ग्रुप था उनको कहा गया, those told he was the Gestapo leader responsible for barbaric medical experiments on concentration camps। यानी अब ये बच्चे कौन थे? यहूदी थे, स्टूडेंट्स यहूदी थे। अब उन बच्चों को कहा गया कि जो तस्वीर बंदे की है, ये वो बंदा है जिसने यहूदियों को मारा था, जिसने मेडिकल कैंप्स के अंदर उन पर बहुत ही जालिम किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, ये वो बंदा है। अब उन बच्चों को जिनको ये कहानी बताई गई कि भाई ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये उस बंदे की है जिसने ये हरकतें की हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन बताने के बाद उन लोगों को कहा गया अब आप जो है वो डिस्क्राइब करें कि ये बंदा है। अब उन बच्चों ने उस तस्वीर वाले बंदे को नेगेटिवली डिस्क्राइब किया। फॉर एग्जांपल, कैन यू सी इट बैरली समवेयर स्मीयर, यानी जिस हम कहते हैं ना भाई ये बंदा दिख कितना मासूम रहा है, लेकिन इस मासूमियत के पीछे शैतान छुपा हुआ है। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन उन बच्चों ने दिया।
यानी अब उन बच्चों ने किस तरह से उस तस्वीर को इंटरप्रिट किया, जब उनको पहले से बताया गया कि इसने ये हरकतें की हैं और फिर तस्वीर बताई गई, तो उन लोगों ने, उन बच्चों ने उस तस्वीर को नेगेटिवली इंटरप्रिट किया कि हाँ ये बंदा दिख ही ऐसा रहा है। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, जिनको पॉजिटिवली बताया गया। उन ग्रुप्स को बताया गया कि ये वो बंदा है, he was a leader in the anti-Nazi underground movement whose courage saved thousands of Jewish lives। यानी दूसरे ग्रुप को ये बताया गया कि ये जो बंदा है, ये जो तस्वीर है बंदे की, ये वो बंदा है जिसने हजारों यहूदियों को बचाया था। यानी ये हीरो था। जब उन लोगों ने उन एक्सपेरिमेंटर्स ने, इन दो एक्सपेरिमेंटर्स ने इस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया बच्चों को उस बारे में, तो फिर जो है उसका उनको किस तरह से उन्होंने फिर डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने उसको पॉजिटिवली डिस्क्राइब किया। जब उन्होंने ये सुना कि अब आप लोगों को तस्वीर दिखाई जाएगी कि वो बंदा है जिसने हजारों मासूम लोगों की जान बचाई, फिर ये बात सुनकर उन्होंने जो तस्वीर को डिस्क्राइब किया, उन्होंने फिर उसको पॉजिटिव वर्ड्स में डिस्क्राइब किया। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक एट दोस केयरिंग आईज, यानी फिर उन बच्चों को उस बंदे की जो आईज है वो केयरिंग दिखाई देने लगी। भाई ये बंदा जो है, इसकी आईज जो है बहुत ज्यादा केयरिंग है। एंड स्माइलिंग माउथ, यानी इसका जो है वो चेहरा है वो स्माइल कर रहा है। तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये चीज सीखी कि जब कभी हम किसी चीज के बारे में पहले से अगर हम नेगेटिव बातें कर लेते हैं कि भाई ये बंदा ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, ये फैमिली ऐसी है, और फिर जब वो अमलन हमारे सामने लोग आते हैं तो हम फिर उन लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे कि वो होते हैं, बल्कि हम उन बातों को जहन में रखकर फिर हम उनको देखते हैं। तो ये चीज सीखी हमने इस दूसरे कॉन्सेप्ट में। अब आते हैं हम अपने तीसरे कॉन्सेप्ट के अंदर, और वो है स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस। बेटा ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखना है, स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस। नंबर वन, constitutional process also color others perceptions of us। यानी जिस तरह से हम चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी चीजों को देखते हैं, चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरह से हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारा अंदाज जो है दूसरे लोगों की परसेप्शन हमारे बारे में, उनको भी जो है वो असरअंदाज, उस पर भी असरअंदाज होता है। इसको अगर सिंपल वे में कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैं बयान करूंगा, मेरा अंदाजे बयान जो है वो आप लोगों के मेरे मुतालिक जो परसेप्शन है उनको बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो आपके पास आकर सिर्फ दूसरे लोगों की जो है वो बुराइयां करता है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, तो आपका उस बंदे के बारे में परसेप्शन क्या बनेगा जो दूसरे लोगों की बुराई कर रहा है? ऑफ कोर्स आप उस बंदे को भी नेगेटिवली करेंगे कि हाँ ये बंदा है ही बुरा जो दूसरे लोगों की बुराइयां कर रहा है। इस पहले नुक्ते में हमने ये सीखा कि जिस तरह से हम दूसरी दुनिया को अपना आप दिखाते हैं हमारी अपनी बातों से, तो वो चीज वो दूसरे लोगों की परसेप्शन पर असरअंदाज करती है, और वो लोग फिर हमारे बारे में परसेप्शन बनाते हैं हम कैसे हैं। अगर हम चीजों को अच्छे वे में डिस्क्राइब करते हैं तो हम दूसरे लोग भी हमारे मुतालिक जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव वे में आकर चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, तो दूसरे लोग हमारे बारे में कंसेप्शन जो है वो नेगेटिव बनाएंगे। इसका एक छोटा सा मैं आप लोगों को मिसाल, अगर मैं आप लोगों की क्लास में आकर और जो दूसरी क्लास वालों की बुराई करूं कि भाई वो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये खामियां, उनमें ये नोक्स, ये गैर जिम्मेदार हैं, ऐसे है, सिर्फ बुरी बातें अगर मैं लेकर आपके सामने आ जाऊं तो आप लोगों के पास जो मेरा कंसेप्शन है वो भी बुरा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, दूसरी क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अच्छी अच्छी चीजें लाऊं, भाई उनमें ये अच्छाइयां, ये अच्छाइयां, ये अच्छाइयां,
तो आप लोग जो है वो मेरे बारे में जो कंसेप्शन बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे। यानी इससे ही हमने चीज सीखी कि सामने वाले लोगों की बातों को देखकर, बातों को सुनकर हम उनके बारे में इमेज बनाते हैं, उनका कंसेप्शन बनाते हैं वो कैसे हैं। इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस। ट्रेट ट्रांसफरेंस यानी जो खसलत हमें लोगों में से दिखाई दे रही होती है, उनकी बातों में से, वो खसलत उन लोगों पर ही अप्लाई कर देते कि हाँ जो बातें आप कर रहे हैं आप खुद ही वैसे हैं, आप खुद ही वैसे हैं। इसके मतलब एक शेर भी है जो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, किसी ने बद जाना किसी ने नेक जाना, जिसका था जितना ज़र्फ उसने मुझे इतना जाना। यानी जो बंदा जैसा था उसने मुझे वैसे ही समझा। तो ये जो है वो कंक्लूड, ये तीसरे पॉइंट पर हम आ जाते हैं। इफ वी गो अराउंड टॉकिंग अबाउट अदर्स बीइंग गॉसिपी, people may then unconsciously associate gossip with us। यानी अगर हम दूसरे लोगों के बारे में ये राय बनाते रहेंगे ये गॉसिपी हैं। गॉसिप कहते हैं जो आपस में यानी एक महफिल में आपस में जो है वो थोड़ा सा बातचीत करते हैं, उनको हम कहते हैं गॉसिप करने वाले। अगर हम दूसरे लोगों के मुतालिक ये राय कायम करते हैं दूसरे लोग गॉसिपी हैं, तो जो ये बात हमारी सुनेंगे जो लोग, जो ये हमारा यानी कि लेबल सुनते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज हमारे ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे कि आप ही ऐसे हैं इसीलिए आपको ये चीज दूसरों में दिखाई देती है। अब आते हैं नंबर 4, call someone a jerk and folks may later construe you as one। jerk एक लेवल है, तो बंदा यानी एक जगह ना हो सके, हिलता फिरता रहे, हम कहते हैं जर्क। तो अगर आप दूसरे लोगों को जर्क बोलते हैं तो आपका ये जो दूसरे लोगों को जर्क बोलना है ये काफी है। दूसरे जो तीसरे किस्म के लोग हैं जो हमें देख रहे हैं कि भाई हम किसी और के लिए बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये हमारा लफ्ज काफी है हमारे मुतालिक परसेप्शन बनाने में कि ये चीज हमें हमारे अंदर खुद पाई जाती है, इसीलिए हमें दूसरे लोगों में भी दिखाई देती है। इसका ये मिसाल हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर हम करप्ट होंगे तो हमें दूसरे लोगों में भी करप्शन दिखाई देगी। अगर हम खुद झूठे होंगे तो हमें दूसरे लोगों में भी दिखाई देगी। अगर हम खुद गलत होंगे तो हमें दूसरे लोग भी गलत दिखाई देगी। नंबर 5, describe someone as sensitive, loving and compassionate, and you may see more so। यानी अगर आप किसी को सेंसिटिव समझते हैं कि भाई थोड़ा मतलब सेंसिटिव है, लविंग है, कंपैशनेट है, अगर आप किसी के लिए इस तरह से यानी कि आप लेबल देते हैं, इस तरह से आप उनको डिस्क्राइब करते हैं, तो आप अंदर भी ये चीज खुद ब खुद दिखनी शुरू कर देगी। तो number 6, there it appears wisdom in the childhood taunt, I am rubber, you'll glue, what you say bounces off me and sticks to you। बेटा बच्चों में जिस तरह से ये चीजें मशहूर होती हैं, I am rubber यानी मैं एक तरह का रबर हूँ, you are glue आप ग्लू हैं, what you say जो कुछ आप कहते हैं bounces off me and sticks to you, मुझसे लगकर फिर वो आपको चिपक जाता है। यानी आप जो कुछ बोलते हैं वही आपके बारे में वो कॉन्सेप्ट्स बनाकर रखते हैं। तो था जो कॉन्सेप्ट है आज का वो है बिलीफ परसेवरेंस। बिलीफ परसेवरेंस का ये मतलब है कि एक बार जो कोई भी बिलीफ हमारे माइंड में बन जाता है फिर वो यहाँ से मिटता नहीं है। यानी किसी चीज को अगर हमने सच मान लिया है तो फिर ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि जो वो झूठ मानना शुरू कर दें, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब बिलीफ परसेवरेंस हमें क्या बताता है? persistence of one's initial conceptions, यानी जो कॉन्सेप्ट्स आपने पहले बना लिए परसिस्ट रहते हैं, यानी वो चलते रहते हैं।
as when the basis for one's beliefs is discredited, but an explanation of why the belief might be otherwise. यानी एक बार जो आपका कंसेप्शन किसी चीज के लिए बन चुका है कि भाई फला चीज ऐसी है, फला चीज ऐसी है, फॉर एग्जांपल फला चीज बुरी है, अगर ये कंसेप्शन आपके माइंड में बन चुका है, फिर अगर उसके अगेंस्ट में भी कोई मिसाल आ जाए कि नहीं भाई वो चीज इतनी बुरी नहीं है, आप वैसे समझें, लेकिन उसका जो अगेंस्ट एविडेंस आना है वो भी फिर आपके उस कंसेप्शन को हिला नहीं पाएगा। एक बार वो बिलीव बन चुका, फिर वो मुश्किल होता है कि वो बिलीव जो है वहां से हट जाए या खत्म हो जाए। नंबर 2, ली रॉस, क्रेग एंडरसन and their colleagues planted a falsehood in people's mind and then tried to discredit it. बेटा दो एक्सपेरिमेंटर्स ने और फिर उनकी टीम थी, उन्होंने ये तजुर्बा किया, ये एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को चुना जिनको उनको एक्सपेरिमेंट करना था, और फिर उनके अंदर में एक बिलीफ जो है वो प्लांट किया गया, यानी एक जो मन गढ़ंत बात थी, झूठी बात थी, वो उनके माइंड में डाली गई, और फिर उसके बाद उनको ये बताया गया कि जो चीज हमने आप लोगों को कही थी वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। नंबर 3, their research reveals that it is surprisingly difficult to demolish a falsehood once the person conjures up a rational argument. यानी एक बार आपने किसी चीज के बारे में या भूत के बारे में या बंदे के बारे में कोई बिलीफ आपने जो है डेवलप कर लिया अपने माइंड में, फिर ये बहुत ही मुश्किल होता है उसको यानी अपने माइंड से हटाना या उस चीज को गलत समझना, यानी फिर वो रासिक हो जाता है हमारे माइंड में। Number 4, each experiment first implanted a belief, either by proclaiming it to be true or by showing the participants some anecdotal evidence. यानी सबसे पहले क्या किया गया, एक बिलीफ जो है वो लोगों के माइंड में डाला गया और उनको कहा गया, या तो उनको कहा गया कि भाई ये चीज जो है वो ट्रू है, ये चीज जो है वो सही है, या तो उनको ये कहा गया कि भाई, या तो उनको सबूत दिखाया गया कि भाई ये इसका सबूत है कि ये चीज सही है। Then number 5, then the participants were asked to explain why it is true. और फिर पार्टिसिपेंट को कहा गया कि आपको हमने ये बिलीव बताया है और हमने आपको ये सबूत भी दिया है, अब आप बताएं, डिस्क्राइब करें कि ये आपको क्यों सही लगता है, ये चीज उनसे पूछी गई। Number 6, finally, the researchers totally discredited the initial information by telling the participants the truth. The information was manufactured for the experiment, and half the participants in the experiment had received opposite information. यानी उसके बाद जब पार्टिसिपेंट्स ने वो जो है डिस्क्राइब भी किया कि हाँ ये चीज हमें ट्रू लगती है, उसके बाद जो रिसर्चर्स ने उनको बताया कि भाई बात ये है कि हम आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जो बात हमने आपको बताई थी वो बात दुरुस्त नहीं थी, वो बात दुरुस्त नहीं थी, हमने एक झूठी बात बताकर आपको बताई थी आपका बिलीफ चेक करने के लिए। ये बताने के बावजूद भी काफी लोग थे जो कि पहली बात पर अड़े रहे, यानी उस पर स्टिक रहे कि नहीं जो बात आपने बताई थी वो सही है, क्योंकि उन्होंने उसको डिस्क्राइब कर लिया था कि ये सही है। अब जो चीज वो पहले सही डिस्क्राइब कर चुके हैं, अब उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो उनको गलत करार दें। Number 7, nevertheless, the new belief survived about 75% intake, presumably because the participants still retained their invented explanations for the belief. यानी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से 25% लोगों ने उन एक्सपेरिमेंटर्स की दूसरी राय को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्होंने शायद गलत कहा था, तो पहले वाली मालूमात वाकई भी गलत थी। लेकिन जो 75% लोग थे वो पहली वाली बात पर उड़े रहे कि नहीं पहली वाली बात सही थी। तो नंबर 8, this phenomenon called belief perseverance shows that beliefs can grow their own legs and survive the discrediting of the evidence that inspired them. यानी इस कॉन्सेप्ट से हम ये सीखते हैं कि जो पहला बिलीफ बैठ जाता है हमारे अंदर वो इजीली फिर निकल नहीं पाता है हमारे माइंड में से।
Number 9, once we consider why an accused person might be guilty, why an offending stranger acts that way, or why a favored stock might rise in value, our explanation में survive होगी। यानी एक बार जो हम अपने आप को बता गए, हमने अपने आप को बता दिया कि ये चीज सही है, तो वो हमेशा हमारे लिए सही रहती है। नंबर 10, यूजुअली वी बेनिफिट फ्रॉम अवर प्री कंसेप्शंस। हमारे जो प्री कंसेप्शंस हैं, यानी पहले से जो मालूमात किसी चीज के लिए, वो हमें फायदा भी देते हैं। जस्ट एज साइंटिस्ट बेनिफिट फ्रॉम क्रिएटिंग थ्योरीज दैट गाइड देम इन नोटिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग इवेंट्स। जिस तरह से साइंसदान थ्योरीज बनाती हैं, तो वो थ्योरीज जो है वो उनको हेल्प करती हैं मुख्तलिफ चीज़ों को इंटरप्रिएट करने में और चीज़ों को देखने में। बट द बेनिफिट समटाइम्स एंटेल अ कॉस्ट। वी बिकम प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन थॉट पैटर्न्स। यानी ये जो प्रीकंसेप्शन है उसका एक नुकसान भी है, और वो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि हम जो है वो पहले से जो मालूमात होती है उसके साथ जकड़े बैठे होते हैं, और कोई जो नई इंफॉर्मेशन होती है, नई चीज होती है, हम उसको फिर कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये उसका नुकसान भी होता है प्री कंसेप्शन। तो बेटा ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो बिलीफ परसेवरेंस का था। बिलीफ परसेवरेंस यानी कोई चीज जो हमारे माइंड में आ जाए, फिर वो आसानी से हमारे दिमाग में से नहीं निकलती। अगर आपको याद होगा, एक इसका मैंने आपको मिसाल भी दिया था क्लास में, कि अगर कोई आपके पास आकर कहता है कि ये जो आपके पास चाय आपको दी गई है कैंटीन पर से, इसमें मैंने देखा कि मक्खी गिर गई थी और फिर वो मक्खी जो है वो निकाल कर आपको चाय दी गई है। अब पहली बात आपके माइंड में ये डाली गई। अब वही बंदा कहका मार के आपको कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मक्खी नहीं थी, आप पी लें। लेकिन अब जो आपके माइंड ने ये सुन लिया कि इसमें मक्खी थी, अब चाहे वो बंदा कसम भी खा ले, लेकिन आप पहले वाली बात को यानी यही पकड़ के रखेंगे, दूसरी बात को नहीं रखेंगे। तो बेटा इसमें हमने ये सीखा कि जो पहली वाली बात होती है, पहले वाले आइडियाज होते हैं, पहले वाले प्री कंसेप्शंस होते हैं, उनमें बड़ा वजन होता है, और वो एक बार अगर हमारे माइंड में आ जाएं, फिर बहुत ही मुश्किल से हमारे माइंड से वो निकल पाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो पांचवा कॉन्सेप्ट है वो है कंस्ट्रक्टिंग मेमोरीज, यानी मेमोरीज को कंस्ट्रक्ट करना। मेमोरीज को कंस्ट्रक्ट करना। Number 1, persistence of one's initial conceptions, as when the basis for one's belief is discredited, but an explanation of why the belief might be true survives. Sorry, हम पीछे आ गए। Number 1, slide number 14. Number 1, our memories are not exact copies of experiences that remain on deposit in a memory bank. यानी आपकी जो मेमोरी है, आप क्या समझते हैं, जो कुछ आपको अभी याद आ रहा है पुरानी क्लासों के बारे में या पुरानी तारीखों के बारे में, पुराने वाकयात के बारे में, अभी जो आपको याद आ रहा है, वो 100% एग्जैक्ट फोटोकॉपी है उन इवेंट्स की? तो उसका जवाब है नहीं, वो 100% फोटोकॉपी नहीं है उन इवेंट्स की, बल्कि उन इवेंट्स को आप आज रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी दोबारा से जो है आप उन चीजों को आज जो है वो बनाते हैं। रादर वी कंस्ट्रक्ट मेमोरीज एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल, यानी आपकी जो मेमोरी है, यादाश्त है, उसका ताल्लुक अभी से है कि आप उन वाकयात को कैसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर 3, लाइक अ पैलेंटियोलॉजिस्ट इन्फरिंग, पैलेंटियोलॉजिस्ट जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की किस्म है, जो पुराने जमाने के हड्डियां जो होती हैं डायनासोर्स की जो होती हैं, जो भाई ये 10,000 साल पुरानी डायनासोर का जो मुजस्मा पाया गया है, उनको देखकर फिर अंदाजा लगाते हैं कि ये कितने साल पुराना है और ये किस बीमारी से हलाक हुआ था। हड्डियों को देखकर उनका मुशाहिदा करना, उनको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। अच्छा, पैलेंटोलॉजिस्ट इन्फरिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डायनासोर फ्रॉम bone fragments, we reconstruct our distant past by using our current feelings and expectations to combine information फ्रेगमेंट। यानी जिस तरह से वो पैलियंटोलॉजिस्ट जो है वो हड्डियों को 10,000 साल की पहले हड्डियों को देखकर आज उनकी तारीख बैठकर कंस्ट्रक्ट करता है कि ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये फलां चीज खाते थे, ये फलां चीज नहीं खाते थे,
ये इस तरह से लड़ाई करते थे। ये सारी चीज आज आज कंस्ट्रक्ट हो रही है, आज बनाई जा रही है। यानी माजी की एक चीज को देखकर उसके बारे में कुछ कंस्ट्रक्ट करना। तो आप क्या समझते हैं, जो कुछ आज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उन पास्ट के बारे में 100% एक्यूरेट है? तो जवाब है गलत। यानी ऐसा नहीं है। आज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो माजी की एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होती, बल्कि आज के जो हालात हैं, आज के जो वाकयात हैं, वो इस चीज पर असरअंदाज होते हैं कि हम किस तरह की मेमोरीज कंस्ट्रक्ट करेंगे। नंबर 4, thus we can easily though unconsciously revise our memories to suit our current knowledge। यानी हम क्या करेंगे, हमारी मेमोरीज को रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके हम उनको इस तरह से वाकयात को हम रखेंगे जो हमारी नॉलेज को सूट करें। नंबर 5, in experiments involving more than 20,000 people, Elizabeth Loftus and her collaborators have explored our mind's tendency to construct memories। यानी ये जो खातून थी और उसके जो कलीग्स थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 20,000 लोगों से ज्यादा पर, और फिर उन्होंने जो है हमारे माइंड की एक टेंडेंसी को फाइंड आउट किया कि हम किस तरह से अपनी मेमोरीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर 6, इन द टिपिकल एक्सपेरिमेंट पीपल विटनेस एन इवेंट, receive misleading information about it and then take a memory test। यानी इसमें क्या किया गया, people witness an event, उनको एक वाकया दिखाया गया, receive misleading information, और उनको information जो है वो उन्होंने रिसीव की वो मिसलीडिंग थी, and then take a memory test, और फिर उनसे उस वाकये के बारे में मेमोरी टेस्ट लिया गया कि भाई आपने इस वाकये में क्या क्या चीजें नोट की। ये एक्सपेरिमेंट किया गया उन लोगों पर। नंबर 7, The repeated finding is the misinformation effect। यानी इन लोगों पर जो तजुर्बे किए गए तो कंक्लूजन क्या निकला, एक चीज ढूंढी गई, रिसर्चर्स ने ढूंढी, वो थी मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। यानी हम मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वाकयात जो हो रहे होते हैं उनमें ऐसी चीजें होती भी नहीं है, लेकिन हम ऐसी चीजें नोटिस कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। People incorporate the misinformation into their memories। लोग क्या करते हैं, अपनी मेमोरी के स्टॉक में वो जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो डाल देते हैं। यानी ऐसी चीजें नोट करते हैं जैसी कि होती भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पे जो लोग होते हैं, होस्ट होते हैं, वहां पे जो मेजबान होते हैं, ज्यादा मेहमानों की वजह से थोड़ा यानी इरिटेट हो जाते हैं और फिर थोड़ा गुस्से में बात करने लगते हैं। तो अगर ये चीज हम नोट करें तो हम ये बना लें कि वो हैं ही बुरे लोग, ठीक है, तो हम ये चीज नोट कर लेते हैं, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है। हम क्या करते हैं, वाकयात में से मिस इन्फॉर्मेशन उठाकर अपने स्टॉक में डाल देते हैं। तो ये फॉल्ट पाया जाता है हमारे परसेप्शन के प्रोसेस में। नंबर 8, this process affects our recall of social as well as physical events। यानी ये जो मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट है ये हमारे सोशल इवेंट्स और फिजिकल इवेंट्स पर उनको रिकॉल हम जो करते हैं इस पर असरअंदाज होता है, मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। नंबर 9, जेक क्रोक्सटन एंड हिज कोलीग्स हैड स्टूडेंट्स स्पेंड 15 मिनट्स टेकिंग विद समवन। ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था, उसने और उसकी टीम ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप 15 मिनट जो है वो किसी के साथ स्पेंड करें। Number 10, those who were later informed that this person liked them recalled the person's behavior as relaxed, comfortable and happy। अब आपने 15 मिनट उस बंदे के साथ स्पेंड किए हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जिस बंदे के साथ आपने 15 मिनट स्पेंड किए हैं वो बंदा आपकी तारीफ कर रहा था, यार बंदा तो लाजवाब था, बंदा बहुत अच्छा था। और ये बात बताने के बाद आपको मैं कहता हूं अब आप उस बंदे के बारे में एक डिस्क्रिप्शन 5-10 लाइन का लिखो कि वो कैसा था। तो अब जो बच्चों ने उस बंदे के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा वो पॉजिटिव था। यानी अगर मैंने उस बंदे की पॉजिटिव रिएक्शंस आपके सामने दिखाए तो आपने उस बंदे को भी पॉजिटिवली इंटरप्रिएट किया कि हाँ यार ये वो बंदा भी पॉजिटिव था। लेकिन नंबर 11, those informed that person disliked them recall the person as nervous, uncomfortable and not so happy। लेकिन
लेकिन जिन बच्चों को ये चीज बताई गई, जिन बच्चों को ये चीज बताई गई, जिन बंदों को ये चीज बताई गई, स्टूडेंट्स को ये चीज बताई गई कि फलां बंदे ने आपकी जो है, फलां बंदे ने जो है वो आपकी बुराई की है कि भाई आप लोग अच्छे नहीं थे, तो फिर आपको ये चीज बताने के बाद आपको कहा जाता है अब आप क्या करें, उस बंदे की जो है वो डिस्क्रिप्शन करें कि वो कैसा बंदा था। तब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने भी उनको उसके मतलब जो मेमोरी थी वो नेगेटिव लिखी कि भाई हमारा भी कोई तजर्बा उसके साथ अच्छा नहीं था। इसका सिंपल मैं आपको जो है वो बताऊं कि अगर सिंपल उसका मैं आपको ये बताऊं कि अगर टीचर जो है आपको क्लास में डांटता है और फिर 5 दिन के बाद आपको एक टेस्ट दिया जाता है कि आप अपने इवेंट्स को जो है याद करें और आप उसको रेट करें, तो फिर यानी कि आप उसको पॉजिटिवली रेट नहीं करते, उसके मतलब नेगेटिव यानी कि आपकी होती है इंफॉर्मेशन। नंबर 6, रिकंस्ट्रक्टिंग अवर पास्ट एटीट्यूड्स, यानी हम अपने पास्ट, अपने माजी के एटीट्यूड्स को भी आज बैठकर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। नंबर 1, डाइनी हॉलमबर्ग एंड जॉन होम्स discovered the phenomenon also operating among 373 न्यूली वेड कपल्स, यानी इस बंदे ने 373 जो है वो कपल थे उनके ऊपर ये रिसर्च की एंड डिस्कवर्ड द फिनोमेनन आल्सो। अच्छा उसने क्या किया, नंबर 2, व्हेन सर्वेड 2 years later those whose marriages had sourced recalled the things had always been bad, यानी पहले 2 साल पहले जो 3 साल पहले उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो है वो उन्होंने नेगेटिवली बताया कि भाई हमारे एक्सपीरियंस पहले, यानी कि उन्होंने पॉजिटिवली रैंक किया था कि भाई हमारी शादी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन 3 साल बाद जब उनको यानी कि अप्रोच किया गया, चूंकि दरमियान में प्रॉब्लम आए, तो उन्होंने कहा शुरू से ही हमारे यहाँ प्रॉब्लम थे, यानी शुरू में कुछ प्रॉब्लम थे लेकिन उन्होंने उस वक्त उनको नोट नहीं किया, लेकिन बाद में जब मामला बिगड़ गए तो फिर जो पहले प्रॉब्लम दिखाई नहीं भी दे रहे थे, अब उनकी मेमोरी में वो चीज भी स्टोर हो गई थी। अच्छा बेटा, लास्ट कॉन्सेप्ट है रिकंस्ट्रक्टिंग अवर पास्ट बिहेवियर। बेटा सुन रहे हैं मुझे? रिकंस्ट्रक्टिंग अवर पास्ट बिहेवियर, हम अपने पास्ट के माजी के बिहेवियर को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। Indeed, argued Greenwald, we all have totalitarian egos that revise the past to suit our present views. यानी हमारे पास एक तरह की ईगो होती है कि हम जो है वो पास्ट इवेंट्स को उस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रेजेंट के साथ जो है वो प्रेजेंट के साथ जो है वो एग्री करें, प्रेजेंट के साथ मुताबिकत रखें। नंबर 2, thus we under report bad behavior and over report good behavior। हम क्या करते हैं, अंडर रिपोर्ट बैड बिहेवियर, यानी माजी का अगर कोई बैड बिहेवियर होता है तो उसको अंडर रिपोर्ट करते हैं, और अगर गुड बिहेवियर होता है तो उसको हम यानी ओवर रिपोर्ट करते हैं, यानी ज्यादा गुड बिहेवियर हम बताते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास में कुछ बच्चों के साथ आपका बैड बिहेवियर भी होगा लेकिन उसको आप नहीं बताते सबको कि भाई ये मसाइला है, लेकिन गुड बिहेवियर दूसरे लोगों का इतना था भी नहीं लेकिन आप कहते हैं नहीं बहुत अच्छा बिहेवियर था, तो ये टेंडेंसी पाई जाती है। नंबर 3, we all selectively notice, interpret and recall events in ways that sustain our ideas। यानी हम सिलेक्टिवली नोटिस करते हैं, इंटरप्रिएट करते हैं और इवेंट्स को उस हिसाब से रिकॉल करते हैं कि वो हमारे आइडिया से मुताबिकत रखें। नंबर 4, our social judgments are a mix of observation and expectations, reason and passion। यानी कि हमारी जो सोशल जजमेंट्स होती हैं उसमें ऑब्जर्वेशन भी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, हम रीजनिंग भी होती है, पैशन भी होता है, ये सारी चीजें मिक्सअप होकर फिर हमारी जो है वो जजमेंट बनती हैं। तो बेटा ये 7 आइडियाज थे, कॉन्सेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए।